Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of solution chapters for class 12 CBSE and ISE, and today we will discuss about the colligative properties. So the first thing comes, what are colligative properties? So if we go by definition, colligative properties of ideal or dilute solutions are the properties which depend upon the number of solute particles or upon the molar concentration of the solute in the solution. यानी कि आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि उस सॉल्यूशन में पड़े सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इन सिंपल टर्म्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी सॉल्यूशन में, आइडियल या डाइल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में पड़े हुए सॉल्यूट के मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट हैं। अगर सॉल्यूट का मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी और कम होगा तो घट जाएंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी होती हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जिनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, relative lowering of vapor pressure. So what is the relative lowering of vapor pressure? On adding non-volatile solute to the solvent, vapor pressure of the solution decreases, which is dependent on the concentration of the solute particles. एक solvent में non-volatile solute डालने से उसका जो vapor pressure है वो घट जाता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना है उस सॉल्यूशन में। ये कैसे होता है? जब कोई भी सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है तो उसके जो अपर लेयर है जो कि वेपराइज होकर वेपर बनाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वो पूरी फ्री है, अवेलेबल है फॉर वेपराइजेशन। वेपराइज हो जाएगी, वेपर बढ़ जाएंगे तो उसका इफेक्ट आएगा और वेपर प्रेशर विल बी हाई। लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो वेपराइज नहीं होगा, लेकिन उसकी जो अपर लेयर है वो ब्लॉक हो गई। अब सॉल्वेंट की पूरी अपर लेयर फ्री नहीं है, कुछ स्पेस जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने ले रखा है, तो अपर लेयर में से जो सॉल्वेंट वेपराइज होने के लिए अवेलेबल है वो कम है। जब कम सॉल्वेंट वेपराइज होगा तो उसकी वजह से वेपर कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। In case of many solutes, the lowering of vapor pressure is the function of the sum of mole fractions of all the solutes. अगर एक से ज़्यादा solute होते हैं तो फिर सारे solutes का जो concentration है उसका जो sum बनेगा overall, that will determine कितना vapor pressure कम आता है। अब determination of molar mass of a solute, वेपर प्रेशर में जितना चेंज आया, जितनी लोअरिंग हुई, उसके बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे कि मोलर मास है कितना सॉल्यूट का? तो उसका फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 P01 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। अब P01 माइनस P1 अपॉन P01 जो है ये है चेंज इन द वेपर प्रेशर इंटू W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ऊपर W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, और निकाल रहे थे M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो M2 इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 P01 माइनस P1 अपॉन P01। ये है इसका फॉर्मूला। आगे चलते बात करेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होना, एलिवेट हो गया, बढ़ गया। कैसे आया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पढ़ चुके हैं पहले ही। The difference in the boiling point of the solution and the pure solvent is known as elevation in the boiling point. Pure solvent और solution के boiling point में जो difference आता है उसको बोलते हैं elevation in the boiling point. अब boiling point बढ़ क्यों जाता है? Point तो ये, जब solvent है, upper layer free है, pure solvent है, upper layer free है, तो कम temperature पर भी ज़्यादा upper layer के जो molecules हैं वो vaporize हो जाएंगे easily, कोई दिक्कत नहीं। जब सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल है, तो अपर लेयर के पार्टिकल्स ब्लॉक हो जाएंगे, आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तो उस केस में अगर हमें वेपर प्रेशर बराबर करना है तो हमें हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि अपर लेयर से मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिकल निकल सकें, जो नीचे वाले पार्टिकल हैं वो भी ऊपर से
ऊपर आ सकें और निकल सकें। तो इसके लिए हमें हीटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इस तरीके से काम करता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे तो और कम स्पेस मिलेगी, यानी कि और ज़्यादा उसको हीटिंग करके एनर्जी दे करके हमें बराबर करना पड़ेगा वेपर प्रेशर, इसलिए एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमने ग्राफ लिया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो पहला है टी बी नॉट, एक हमने लिया सॉल्वेंट के लिए, एक हमने लिया सोल्यूशन के लिए। सॉल्वेंट के लिए आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो गया एट टेम्परेचर टी बी नॉट, और दूसरा है टी बी सोल्यूशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगा, देर से पहुंचा है, जो उसका प्रेशर है वो इक्वल टू 1 atm देर से हुआ, यानी कि मोर टेम्परेचर वॉज रिक्वायर्ड विच वॉज टी बी। द डिफरेंस बिटवीन टी बी एंड टी बी नॉट इज डेल्टा टी बी विच इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी माइनस टी बी नॉट, सिंपल। नाउ डेल्टा टी बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू के बी एम, वेयर एम इज द molar mass and Kb is constant. It is proportional, so it can be said कि elevation in the boiling point is proportional to molar mass of the solute। तो proportionality हटाएंगे तो Kb constant आ गया। अब यहाँ पर जो Kb constant दिया गया है इसको बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट्स को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम। अब इसी केस में मोलर मास कैसे निकालेंगे, ये पता करके कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना था। बॉइलिंग पॉइंट में आने वाले चेंज के मदद से ये निकालना कि सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। इसका फॉर्मूला है M2 इक्वल्स टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1, जहाँ पे डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, W1 है वेट ऑफ द सॉल्वेंट, के बी है कांस्टेंट एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 है वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000, और M2 जो हम निकाल रहे थे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगला आता है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? दिस इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगेन इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब क्यों कम हो जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों आया, यानी कि फ्रीजिंग जल्दी हो गई, क्यों हो गई? अगेन अपर लेयर फ्री नहीं है उतनी ज़्यादा, उसके में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए हैं, तो वेपर को जो ऊपर लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्केप करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, जगह उतनी नहीं मिली तो वो रुक गए, फ्रीज हो गए, इसलिए वो जल्दी रुक गए और कम ही टेम्परेचर पर वो स्टॉप हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए फ्रीजिंग जल्दी हो जाती है। इसलिए देयर इज़ अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। इसी बात को अगर हम ग्राफ से समझें, यहाँ पे हमने ग्राफ लिया वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जिस केल्विन, तो ये देखते हैं कैसे काम कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। एक हमने टी एफ लिया, एक हमने टी एफ नॉट लिया, दो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, टी एफ और टी एफ नॉट। टी एफ क्या है? फ्रोजन सॉल्वेंट है, फिर सोल्यूशन है और लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट है जब अकेला तो टी एफ नॉट था इनिशियल, जब हमने उसमें सोल्यूशन बना दिया तो वो और पीछे आ गया, यानी कि टी एफ इज़ मच लेस, डेल्टा टी एफ एक डिफरेंस आ गया, यानी कि कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो गया। फ्रोजन सॉल्वेंट जो है वो कहीं डेल्टा टी एफ नॉट पे मीट कर रहा है, लेकिन वो जल्दी मीट कर गया। देख सकते हैं आप, इसमें लिक्विड सॉल्वेंट के लिए काफ़ी ऊपर है और सॉल्यूशन के लिए काफ़ी नीचे आ गया, वेपर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकालेंगे वो कैसे आएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट, ये डिफरेंस आ गया, विच इज़ डेल्टा टी एफ। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आ गया के एफ कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, के एफ इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट।
अब इसमें भी अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालें वाया द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कैसे आएगा, M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। अब ये क्या हुआ कि KF इज कांस्टेंट जो कि गिवन है इंटू W2 वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हम निकाल रहे थे। अगला आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर के फ्लो होना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allows the passage of solvent and binds the passage of solute molecules. It appears to be continuous sheet but contains a network of submicroscopic pores. से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करने देती है अपने थ्रू, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स को रोक लेती है पास होने से। दिखने में ये एक सिंपल शीट होती है, कंटिन्यूस शीट लिखती है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर जो है सब माइक्रोस्कोपिक लेवल के पोर्स होते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूट रुक जाता है और सॉल्वेंट पास हो जाता है। इफ ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन एंड विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर ऑस्मोसिस दो सॉल्यूशंस के बीच हो रहा है जिनके कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तब तक जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। यानी कि जहाँ पे सॉल्वेंट कम है, लो टू हाई, जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है उस तरफ जाएगा, फ्रॉम जहाँ सॉल्वेंट कम है उस तरफ मूव करेगा जब तक दोनों तरफ सॉल्वेंट बराबर नहीं हो जाता, अनटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब इससे एग्जाम्पल क्या है, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव इन वाटर। मुरझाए हुए जो फूल होते हैं उनको अगर हम पानी में रखते हैं तो वापस खिल जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। अ लिम्प कैरेट कैन बी मेड फ्रॉम अगेन। भाई एक कैरेट है, गाजर है जो कुछ दिन पुराना है, बासी है, उसको वापस ताज़ा करने के लिए पानी में रख देते हैं तो वापस सेम ऑस्मोसिस की वजह से वो वापस वो सख्त हो जाती है। रॉ मैंगो इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन श्रिवल्ड इनटू पिकल। जो कच्चा आम होता है उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल करके पिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हैं ऑस्मोसिस के रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की बात कर ली हमने, तो ऑस्मोसिस है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। ये क्या होता है? द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन अगर कंसनट्रेशन अलग अलग है दोनों का तो हायर टू लो टू हाई मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, दैट इज ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। It is a colligative property as it only depends upon the number of solute molecules. ये भी एक colligative प्रॉपर्टी है क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में सॉलिड मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जितने होंगे उसी पर प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ द मोलर मास कैसे निकालेंगे? तुम्हें पता है पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन बी इंटू आर टी। यहाँ पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, universal gas constant, T is temperature, N is number of moles, and V is volume. So pi is equals to N upon V RT, N upon V, number of moles upon volume is concentration. So pi equals to CRT. सब दे रखा है। Temperature is in Kelvin, volume is in liters, and R is 0.0821 liter ATM Kelvin inverse mole inverse. ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर के एडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के, और इसके बेसिस पे सॉल्यूशंस के टाइप क्या होते हैं। मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी
एंड प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। इसका पहला फ़ायदा ये है कि इसमें मोलैरिटी को लेते हैं अंडर कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। ये पहला फ़ायदा, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होती उसमें। और प्रेशर इज़ मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का भी इशू नहीं है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही काम हो रहा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोलर मास इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मोलर मास इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मोलर मास का जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इवन इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी भी होगी तब भी मोलर मास बहुत ज़्यादा निकल के आता है। इसलिए बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स को स्टडी करने के लिए ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल है। Berkeley and Hartley's method is used to calculate osmotic pressure। ये एक और पॉइंट है कि Berkeley's and Hartley's method is used to calculate osmotic pressure। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, इनके मेथड को यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट osmotic pressure। अब osmotic pressure जो मेथड है इसके बेसिस पर सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला आइसोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा हाइपोटोनिक। कौन से होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, नो ऑस्मोसिस अकर्स। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, इन सॉल्यूशंस में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है सेम, यानी कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, डिफरेंस नहीं है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट कुछ नहीं होगा, नो ऑस्मोसिस अकर। दूसरे आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन दी अदर। हाइपरटोनिक कौन सा हुआ? ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे सॉल्यूशन के कंपेरिजन में ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जांपल, सेल्स इन मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सेल को अगर हम 0.9% से ज़्यादा मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहाँ पर सेल आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर। अब मोर है तो लोअर टू हायर, तो सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। हाइपोटोनिक solution having less osmotic pressure than other solution if salt concentration is less than 0.9%। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही कर लें, अगर जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है वो 0.9% से कम हो जाए तो इट बिकम्स अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि फिर उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली। तो जो सॉल्ट स्वेल होता है वो श्रिंक हो जाएगा, रिवर्स हैपेंस। अब ऑस्मोसिस पढ़ लिया, इसी तरह आता है ठीक उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर जिसको अप्लाई करके ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। इसका मतलब उससे अगर ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो रिवर्स भी हो जाएगा। सिंपल है, जैसे आपको कोई नंबर है उसको डिक्रीज करना है, कोई 5 पॉइंट पे है, उसको 0 पे लेके आना है तो -5 कर देंगे, 0 आ गया। लेकिन अगर -5 से ज़्यादा कर दें, -6 कर दें तो -1 पे आ गया, यानी कि 0 से भी नीचे चला गया। सेम तरीके से तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। उस केस में उल्टा होता है। कहाँ पे लगाएंगे? सोल्यूशन साइड पे pressure applied is more than the osmotic pressure. Now pure solvent flows out of the solution through the membrane and the process is called reverse osmosis। इस केस में प्योर सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन। अभी तक सॉल्यूट था, अब सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट विल फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी मेथड को यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वही यूज़ करते हैं जनरली इस प्रोसेस के लिए। और द मेथड इज़ यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। जितने भी RO टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वाटर प्योरीफायर्स आते हैं, RO इज़ बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस, वो सभी इसी मेथड पर काम करते हैं। तो वहीं पे सॉल्यूट रुक जाता है और प्योर सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो फ्लो आउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स in school and in coaching so that it can be helpful to them also. See you in the next video very soon. Thank you very much.